नमस्कार दर्शकों, चर्चा द ट्रुथ के ताज़ा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आज सच के सफ़र में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में हुई हिंसा की। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा आगजनी और उसके बाद से बिहार में लगातार तनाव का माहौल देखा गया। कुछ साजिशों का भी इशारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की नाकामी, लापरवाही पर भी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बिहार के साथ साथ अलग अलग राज्यों में देश के इसी तरह के पैटर्न पर हिंसा की खबरें जो है वो आ रही हैं, लेकिन सरकारों का जो रवैया है इनसे निपटने का वो उदासीन भी दिखता है। हमारे साथ पूर्व सांसद पटना से जुड़ रहे हैं अली अनवर अंसारी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका चर्चा द ट्रुथ के इस सफर में। शुक्रिया नेहा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज के ये संस्थापक हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और मुस्लिम समुदाय खास करके जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आवाज़, उसके अधिकारों की आवाज़ की लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। वर्तमान में भी ये लड़ाई जारी है। वो तो खैर एक अलग पसमानदा मुस्लिम का एक मसला बना हुआ है अली अनवर सर, लेकिन बिहार में हिंसक घटनाओं की जब तस्वीर सामने आती है तो ऐसा लगता है कि ये अगर साजिश है तो ये साजिश कामयाब कैसे हो पा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में? वहां सरकार मौजूद है, इसके बावजूद। नेहा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये पैटर्न है और ये बिहार में तो है ही। बिहार में 5 जिलों में इस तरह की योजना की थी। वैसे 2 में तो पूरी तरह से सफल हो गए जी, लेकिन ये डिजाइन पूरे देश में ये चल रहा है। कर्नाटक से लेके झारखंड से लेके अभी झारखंड में ताजा देखिए रामनवमी की घटना खत्म हो गई और झारखंड में अभी इंटरनेट वगैरह जमशेदपुर में बंद कर दिया गया। बिल्कुल, उसके बारे में भी हम आएंगे। तो महाराष्ट्र से लेकर के और बंगाल से लेकर के तो मैं ये पूरा एक डिजाइन है और एक सुनियोजित कोशिश हो रही है इस तरह के। और जाहिर है इसमें कोई खुला खेल फर्रुखाबादी जिसको कहते हैं ना, वो करने वाले जो हैं आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, हिंदू महासभा वगैरह के नाम से जो लोग करते हैं, अनेक संगठन हैं इनके, तो वो कोई दुकान छिपा के नहीं करते हैं। उनके नेताओं के बयान देख लीजिए, स्थानीय नेताओं के, उनके मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, असेंबली तक में ये लोग बोलते हैं। तो उससे जाहिर है कि मैंने इनके ये है, इनके हित में है तो ये कर रहे हैं। तो खैर उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आ रहे हैं कि बिहार में क्या जी। तो देखिए भागलपुर में भी कोशिश हुई, गया में भी कोशिश हुई और जी कुछ जगहों में, लेकिन 2 जगह, एक तो नालंदा बिहार शरीफ जिसका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है जी, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिला है और काफी उन्होंने विकास के लिए वहाँ यूं तो मैंने वहाँ खास उनका ध्यान है। जाहिर है कि अपने क्षेत्र से आदमी होता है, हाँ अपने क्षेत्र पर होता ही है। तो वहाँ से उनके सांसद हैं, विधायक हैं, लोकल विधायक नहीं हैं बिहार शरीफ के, वो तो बीजेपी के हैं जी, लेकिन वो भी पहले जेडीयू में ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये होना, और फिर नवादा में भी कुछ चीज की गई लेकिन नवादा वगैरह में सफल नहीं। तो रामनवमी के ठीक बीच या कहिए उसके आसपास ये हर साल का है। हर साल ये कोशिश हो रही है रामनवमी के और होली के दिन। इस बार तो होली में भी हुई जी, और उस पर भी हम आएंगे अलग से कहाँ कहाँ हुई और क्या हुआ जी। तो इसके लिए इसके बीच में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम बनता है सासाराम का और नवादा। तो सासाराम में तो वो नहीं आ सके, ये डिस्टर्ब हो गया, लेकिन वो नवादा गए लेकिन बिहार शरीफ बगल में हो गया। तो भाई जब आप जानते हैं गृह मंत्री हैं, बंगाल में हो रहा है,
आपको कर्नाटका में हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, और हर साल कहीं ना कहीं होता है। हर साल होता पहले है पहले रामनवमी देखिए। लेकिन अली अनवर साहब, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं समझना चाहूंगी कि रामनवमी के जुलूस के दौरान, ये तो सालाना जो है वार्षिक उत्सव है और हर बार जुलूस निकलता रहा है, लेकिन ये जो हिंसा हुई है रामनवमी के जुलूस के दौरान, ये जब से केंद्र में एनडीए सरकार आई है, मुझे लगता है कि इस तरह का एक नया ही पैटर्न रामनवमी के जुलूस के दौरान देखा जा रहा है। आप इस बात से, इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं या फिर क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो पहले तस्वीर होती थी वो बहुत सौम्य होती थी, लेकिन अभी उनको जहां भी देखिएगा तीर धनुष में उनको दिखाया जाएगा, वहां आक्रोश की मुद्रा में दिखाया जाएगा। इवन आप समझ लीजिए कि महावीर जयंती में भी इस तरह की वारदात अब होने लगी है, तो उसमें भी महावीर की जो मूर्ति बनाई जा रही है, उनकी जो तस्वीर बनाई जा रही है, क्रोध की मुद्रा, आक्रोश की मुद्रा। तो ये सब तैयारी का सिलसिला है। लंबे स्टिकर लोग लगाते हैं गाड़ियों पर, आक्रोश की मुद्रा। तो ये सब तैयारी होती रहती है। एक तो कुछ तस्वीर पहले जी, आप बात पूरी कर लीजिए। जी, तो पहले इस तरह से नहीं होता। अपने बिहार में तो समझ लीजिए कि पहले तो इतने बड़े पैमाने पर मनाया नहीं जाता था। जमशेदपुर, रांची वगैरह में रामनवमी का जुलूस वगैरह निकलता था, लेकिन यहाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता। लेकिन ये धीरे धीरे ये शुरू हो रहा है, और सजावट और लोगों की तैयारी, और उसमें आप जानते हैं कोई भी घर बाकी नहीं है, कोई ऑटो बाकी नहीं है, किसी का कोई होर्डिंग बोर्डिंग बाकी नहीं है जहां पर कि ये झंडे नहीं लगाए जाते हैं। पता नहीं इतने लोग अचानक कहां से। पहले तो इस तरह से नहीं होता था। खैर, ये हो तो कोई बात नहीं, ये हो जुलूस निकले। लेकिन अगर जुलूस निकलता है और जहां मस्जिदें आती हैं, जहां मदरसे आते हैं, वहां जुलूस रुक जाता और वहां भड़काऊ नारे लगाए जाने लगते हैं और मुसलमानों को गालियां दी जाने लगती हैं, और ये लाउड स्पीकर हो या और जो वाद्य यंत्र हैं बहुत तेजी से वहां बजाए जाने लगते हैं। इस बार जो हुआ मैंने बिहार शरीफ में और यहाँ वो हुआ, ठीक समझिए कि इफ्तार के समय, रोजा, रमजान का महीना चल रहा है, रोजा रखे हुए हैं, पानी नहीं पीते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते हैं 24 घंटा, और हालत शाम को इफ्तार करते करते लोगों की पस्त हालत रहती है। अली अनवर साहब, आपने कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और पिछले कुछ वर्षों से रामनवमी के जुलूस के दौरान ये जो हिंसक पैटर्न दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन बात वहां पर आती है कि एक स्टेटमेंट मैंने देखी सीएम नीतीश कुमार की, जिसमें वो हंसते हुए बताते नजर आते हैं कि राजा और एजेंट की ये कार्रवाई हो सकती है। तो जब इस तरह की हिंसा पर एक युवक की मौत भी हो गई है और दंगे जहां पर भी होते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मसला होता है, और सीएम नीतीश कुमार का हंसता हुआ बयान ये कहीं ना कहीं उस वर्ग को आहत करता है जो अपेक्षा रखता है कि शांति और सौहार्द का माहौल जो बहुत ज़रूरी है अगर हम अमन और तरक्की का भविष्य देखते हैं। अली अनवर साहब। हाँ नेहा जी, देखिए, सरकार की जो कलेक्शंस है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो इस मामले में कोताही या लापरवाही कहिए, फेलियर कहिए, वो सब पर हम आते हैं। एक बात हम और इसमें बिल्कुल जी, कि देखिए, ये पहला दफा, पहले तो मस्जिदों को टारगेट किया जाता था और मस्जिदों में टारगेट करके सिर्फ नारेबाजी नहीं होती है, उस पर तोड़फोड़ भी होता है, उस पर झंडे टांगे जाते हैं। मैंने देखा एक तस्वीर अभी हालिया, शायद मैंने जमशेदपुर की वो तस्वीर है जहां पर मस्जिद में कोई पथराव जैसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसका जो गेट है उसको जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही संवेदनशील तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जी, हम ये कह रहे हैं कि हम आएंगे कि प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का
पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या फेल्योर है, उस पर हम आएंगे, विस्तार से आएंगे जी। लेकिन उसके पहले बता देना चाहते हैं कि हुआ कैसे, क्या हुआ। तो अब देखिए, न सिर्फ मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर और दूसरे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, बल्कि तोड़फोड़ की जाती है, झंडे गाड़े जाते हैं, मीनारों पर लोग चढ़ जाते हैं। इस बार वो बिहार शरीफ में हद हो गई कि लोगों ने 110 साल की का एक अजीबिया मदरसा है, उस पर हमला कर दिया, उसमें आग लगा, बहुत अफसोस, आग लगा दिया। और वहां समझ लीजिए कि 4,500 किताबें जल करके खाक हो गई। उसमें कुरान भी है, उसमें हाथ से लिखा हुआ कुरान भी है, और भी दूसरे जो धार्मिक किताबें हैं, और कोर्स की भी किताबें, आजकल मदरसों में भी कोर्स की किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो एक ऐतिहासिक मदरसा है, उसमें आग लगा दिया। उनको बच्चों को तो बच गया जान पर खेल करके। जो उस मदरसा के संचालक हैं, उनके 2 बच्चे ऊपर कमरे में बंद थे, धुआं से और गैस से मर जाते, उनको जान पर खेल करके लोगों ने बचाया उन 2 बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को। तो इस तरह की हरकतें भी हुई है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आता हूं सासाराम पर जी। सासाराम में एक चीज और हम बीच में कह देना चाहते हैं कि सासाराम का और आपको बिहार शरीफ का दोनों सेंसिटिव जिला। एक बात यह है, रामनवमी का त्योहार, पहले से दोनों जगहों पर दंगे का और टकराव का इतिहास भी रहा है, तो पुलिस को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी और पुलिस का फोर्स का एम्प्लॉयमेंट वहां होना चाहिए था। सो नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर खुल करके तैयारी हो रही है, एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा। और ये भी देख रहे हैं कि 24 में चुनाव होने वाला है, अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाला है। तो जब चुनाव का मौसम आता है, तो बीजेपी, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन हैं, उनको तो यही आता है, सब जगह से घिरने लगते हैं, लाजवाब हो जाते हैं। तो उनके पास तो एक यही तरीका है कि हिंदू मुसलमान करो, तो वो उतर जाते हैं। तो इसमें प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है। शिकायतें सासाराम में भी, यहां भी आई हैं कि पुलिस की मौजूदगी में गोदामों में, दुकानों में लूटा गया है, आग लगाया गया जी। ऐसे में मुसलमानों के अंदर भी कुछ अनासिर एलिमेंट हो सकते हैं, गुंडा तत्व हो सकते हैं, असामाजिक तत्व हो सकते हैं, हो सकते हैं हर शहर में मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो प्रोवोकेशन में वो भी आ जाते हैं, वो भी पत्थर फेंक सकते हैं। एक सवाल और जी, एक सवाल है, व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे जांच में खुलासा हुआ है कि 457 लोगों वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसपे नफरती मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड किए जा रहे थे, शेयर किए जा रहे थे। तो क्या इस ग्रुप का जो है जानकारी नहीं पता चल सकी और 457 लोग इस साजिश के पीछे थे? और मुझे लगता है कि 457 से ज्यादा की संख्या में इस तरह की साजिश रचने वाले लोग जो है वो हो सकते हैं। असल में आपको संख्या बल्कि क्या इशारा करती है कि अगर 457 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था और इसके पीछे स्थानीय बीजेपी या फिर प्रदेश की बीजेपी का हाथ सीधा सीधा? देखिए, ये लोग बीजेपी के नेता, बड़े नेता सीधे सीधे नहीं आते हैं। बजरंग दल वगैरह है का, हिंदू महासभा है वगैरह वगैरह, इनके अनेक संगठन है, तुरंत नया संगठन भी बना लेते हैं और जो पकड़ा जाता है उसको डिनाई भी कर देते हैं कि हमारे के साथ नहीं जी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पुलिस, आप भी ठीक कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पहले इन सब चीजों पर निगरानी रखनी चाहिए। स्टेट में आपका कोई एक्सक्यूज नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आपके हाथ में है। जो कमजोर लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी हिफाजत आपकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी। लेकिन आप उसको नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में जब दंगा फसाद होता है तो दोनों तरफ के जो गुंडा एलिमेंट हैं वो खेलने लगते हैं। पहले आपने प्रिकॉशन के तौर पर लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, लोगों को पहले से मीटिंग करनी चाहिए। जब घटना हो गया और होने के बाद आप सब कुछ करते हैं, तब तो वो क्या, और उसमें भी
दिक्कत होती है कि भाई सरकार कहती है, उनके नेता कहते हैं कि नहीं हमने कंट्रोल कर लिया। अरे भाई कहाँ कंट्रोल कर लिया जी। करोड़ों रुपयों की को जलाया गया है, उनकी दुकान, उनका रोजी रोटी, ये भी एक मकसद होता है, एक आर्थिक पक्ष भी होता है। सरकार यहाँ पर बुरी तरह जो है वो फेल नजर आती है, पुलिस प्रशासन असफल नजर आता है। ऐसे में 2024 के चुनाव को देखते हुए संवेदनशीलता बिहार राज्य की और ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आप किस तरह से 2024 के चुनाव और वर्तमान सरकार की तैयारियों और सुरक्षा को भी देखते हैं? देखिए, चुनाव के लिए ही और इलेक्शन में जीतने के लिए ही ये सब किया कराया जाता है। देखिए, एक चीज है कि जो 2024 का चुनाव है, बिहार में जिस तरह का गठबंधन बना है, जिसमें तमाम जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के अलावे लेफ्ट पार्टियां, तमाम जितनी लेफ्ट पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियों का एक ग्रैंड अलायंस बना। तो ये अलायंस बीजेपी का जो एनडीए का अलायंस है उस पर बहुत भारी पड़ता है। तो ये चिंता है। तो ये दंगा है, जाहिर है एक चीज की इसके बेनिफिशियरी अगर दंगा हो जाता है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ जरूर लैप्सेज है, लापरवाही है, इनका फेलियर है यहाँ की सरकार का, प्रशासन का, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि दंगा हो। हाँ, एक बात हमारी शिकायत है इनसे और यहाँ के आम लोगों की शिकायत है कि, और जो वाजिब शिकायत है कि भाई एक तरफ जहां बीजेपी और बजरंग दल, आरएसएस के लोग खुल करके और जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं, उनके पक्ष में, उनके बचाव में असेंबली से बाहर बयान देकर के सेंट्रल लीडर, स्टेट के लीडर, खुद गृह मंत्री जी आते हैं और जिस तरह की भाषा बोल करके जाते हैं नवादा में, जबकि दंगा अभी हो रहा है बगल के बिहार शरीफ में, सासाराम में अभी पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं है। और वहां पर जिस तरह से उकसाऊ बात बोल करके किसको कह रहे हैं भाई, दंगा में किसको आप उल्टा लटकाइएगा जी? कर्नाटक में किसको लटका रहे हैं, महाराष्ट्र में किसको लटका रहे हैं, गुजरात में किसको लटका रहे हैं जी? हाँ, गुजरात में किसको आपने आप तक लटकाया? दंगाइयों को तो छोड़ देते हैं, जेल में जो सुप्रीम कोर्ट से सजा आता है बिल्किस बानो के मामले में, उनको छोड़ देते हैं, नहीं न सिर्फ छोड़ देते हैं, उनका जुलूस निकालते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे संबंधित लोगों को आप टिकट देते हैं लड़ने के लिए। जो दंगाई हैं उनको अपने यहाँ टिकट देते हैं लड़ने के लिए। आपका कर्नाटक में क्या हो रहा है? आपका अभी हाल में यहाँ पर आपको यहाँ जहाँ ताजमहल है आगरा में, वहां क्या हुआ? वहां जबरदस्ती जब दो मुसलमान लोगों को आपस के कॉन्फ्लिक्ट में, दो मुसलमान लोगों से गाय का बछड़ा कटवा दिया और कटवा करके थाना पर प्रदर्शन करने चले गए आरएसएस बीजेपी के लोग और बजरंग दल के लोग प्रदर्शन करने चले जाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। पुलिस ने उनको पकड़ा कि नहीं, यही उकसाया है उसको गाय का हत्या कराने के लिए, तो दंगा कराना चाहते हैं। अभी आपने बताया जमशेदपुर में क्या हुआ? जमशेदपुर में आप मंदिर में कोई मुसलमान रमजान महीने में भगवा झंडा में मांस का टुकड़ा ला करके मस्जिद में लटकाएगा आपने मस्जिद में? तो इसको ये सब काम ये लोग खुद भी कर सकते हैं। इसमें पुलिस को, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो या दिल्ली की सरकार, तो दिल्ली में जिस तरह से हुआ, दिल्ली में आपने देखा तो वहां तो मान लीजिए कि पुलिस उन्हीं के हाथ में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो इस तरह की बात, वो भी दबी जुबान से ही इस तरह की बात करते हैं। क्यों खुल करके? आप विक्टिम के भी पक्ष में खुल करके नहीं खड़े होते। आप अमन चैन बनाने के लिए तो मारे जाते रहेंगे लोग, तो और आपके राज्य में भी तो सिर्फ ये करने से कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, निकालेंगे, फिर लेकिन ये कार्रवाइयों का जो दौर, जी बिल्कुल, कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सख्त कार्रवाई होगी। अरे क्या कार्रवाई होगी भाई? दंगा फसाद करके निकल जाता है। आप सिर्फ बयान, आप खुल करके जो कल्प्रीट हैं,
जो दंगाई बलवाई हैं उनके पक्ष में तो वो खुल करके बोल रहे हैं। आप उनके पक्ष में मत बोलिए, लेकिन कार्रवाई तो कीजिए सख्ती से। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हर एक घर में जाया जा रहा है और पता किया जा रहा है कि कौन साजिश कर रहा है और किसकी मिलीभगत हो रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों का समय रहते भी नतीजा आना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम ये बात करते हैं कि बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 2024 के आम चुनाव में, लेकिन बिहार में अगर अस्थिरता, हिंसा और असुरक्षा की भावना एक बार लोगों के मन में घर कर गई तो कहीं ना कहीं ये सारा राजनीतिक फायदा जो है वो बीजेपी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान हालात तो कम से कम यही बता रहे हैं कि बीजेपी की विन विन पोजीशन हो जाएगी फिर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह देखिए, प्रशासन में भी कई तरह के लोग हैं, बहुत जगह लोग रोकते भी हैं ईमानदारी से। इनकी कोशिश तो पूरे देश में चल रही है, लेकिन ये कुछ जगहों पर करा देते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप आप कहते हैं, तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं, प्रमाण आ गया कि भाई गाय की हत्या खुद उसके लिए उकसाते हैं, खुद करते हैं। वहां कर्नाटक में जो आ गया जिस तरह से वो लोग करते हैं, यहाँ जमशेदपुर में कराया, और भी जगहों पर आया। होली के समय में हमने नेहा जी, हमने प्रेस रिलीज जारी करके होली के बाद हमने ये किया था। वहां 2 घटनाएं बिहार में घटी थी होली के समय। एक तो बेगूसराय में घटी थी, 2 लड़कियों के साथ, एक 10 साल की लड़की थी और एक 6 साल की लड़की थी। गैंग रेप हुआ और उसमें जो पकड़ा गया, बबलू नाम का एक अपने को पत्रकार कहता है, और उसका बाप बताया कि बजरंग दल में काम करता है, तो उसको वो गिरफ्तार हुआ, उसके और लोग गिरफ्तार हुए। तो हमने चेताया कि भाई इसको देखिए। फिर होली के समय ही एक और घटना हुई, जो सिवान के थे, सारण जिले में, छपरा जिले में ला करके, और 2 लोगों को, चचा और भतीजा को, कि मांस ले जा रहा है, उनको ये हल्ला करके कि मांस ले जा रहा है, चचा भतीजा को पकड़ा। चचा तो मारते मारते खत्म, भतीजा किसी तरह से भाग गया। तो एक मॉब लिंचिंग हुई, एक गैंग रेप हुआ, और उसमें जो लोग, जिनकी शिनाख्त हुई, जो लोग पकड़े गए, नामजद लोग पकड़े, उसके बाद भी हमने चेतावनी दी कि चेत दीजिए, चेत जाइए। अभी रामनवमी आ रहा है, ये रोज का इनका धंधा हो गया है। अगले साल को भी देख लीजिए, पिछले साल को। तो ये करते हैं इनका देखिए, जब एनडीए में थे नीतीश कुमार जी, तो अश्वनी चौबे का बेटा वहां भागलपुर में इसी रामनवमी के जुलूस में हालत खराब करने की कोशिश, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। उस पर कोई केस हुआ, उस समय जेल गया, जमानत हो गई। जमानत भी आजकल ऐसे लोगों को जल्दी हो जाती, ये भी है जी। तो इसलिए पुलिस और प्रशासन को बराबर सतर्क रहने की जरूरत है। दंगा हो जाए उसी के बाद नहीं, दंगा रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं रोक पाते हैं तो ये भी आपके पार्ट क्या फेल्योर जी। दंगा के लिए जो साजिश करता है, उनके साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो अगर साजिश के लिए व्हाट्सएप ग्रुप इतनी बड़ी तादाद में बनाया जा रहा है, तो क्या इस साजिश को रोकने के लिए एक समानांतर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की तरफ से प्रयास होने चाहिए? इस तरह से क्या तकनीक जो है वो आप भी एक मुस्लिम समाज का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किस तरह से शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जो स्टेप्स है वो उठा रहे हैं, या फिर जो कदम है, या फिर अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम बराबर ये कोशिश करते हैं। इसमें भी जो हमने बयान दिया, कई चैनल पर, पोर्टल पर बयान दिया, वो यही दिया कि मुसलमानों में भी अनासिर एलिमेंट हो सकते हैं, और जो है वो दंगा में शामिल हो सकते हैं, किसी उकसावे में आए या ऐसे आ जाए। तो बात बात में पत्थर हाथ में उठा के अपने बचाव के नाम पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे बचना चाहिए। और उकसावे में आप आ गए तो उसी का काम आप कर रहे हैं जी। तो मुसलमानों में भी कम्युनल एलिमेंट हो सकते हैं, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई पार्टियां हैं यहाँ, वैसी साहब की जो पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका नाम है ऑल इंडिया AIMIM, तो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप मुसलमानों का इत्तेहाद करके क्या कर रहे हैं?
आप 14%, 15% है और मुसलमानों का इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं, तो यही काम तो आरएसएस बीजेपी कर रहा है, हिंदुओं को एकता बनाने की कोशिश कर रहा है, आप मुसलमानों की एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमानों में भी इस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। चुनाव लड़ने की जहां बात आती है बीजेपी को हराने की, ओवैसी साहब चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां उनका कुछ भी नहीं है, चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी की मदद कर सके और जो सेकुलर वोट है उसको बांट सके। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि बहुत अरसा नहीं हुआ है जब बिहार और तमिलनाडु में भी एक तनाव देखा जा रहा था कि तमिलनाडु में बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर जो है हमले हो रहे हैं और वहाँ पे तमिलनाडु में जो है सुरक्षित नहीं है बिहारवासी। तो एक एंगल ये, और उसके बाद फिर बिहार में हिंदू मुस्लिम, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है जब से बिहार खासतौर पर सीएम नीतीश ने जो है अपना गठबंधन बीजेपी के साथ तोड़ लिया है और अब बात 2024 की जा रही है, तो बिहार एक टारगेट आपको लगता है? बिल्कुल एकदम टारगेटेड है, बिहार टारगेटेड है, आपको महाराष्ट्र है, अभी बंगाल है, झारखंड है, ये सब जहां जहां बीजेपी कमजोर है उसका अलायंस में जीतने की उम्मीद उसको नहीं है, गठबंधन बन गया है कायदे का, वहां वहां वो पूरा कोशिश कर रहे हैं और खुल करके कर रहे हैं, कोई लुकी छिपी बात नहीं है। आपने देखा, ठीक कहा आपने, याद दिलाया कि जो तमिलनाडु से बिहार का टकराव कराने के लिए यहाँ फर्जी वीडियो बनाया गया कि बिहारी लोगों को मार रहे हैं, पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है और वो कर रहा है। तो ये कौन लोग हैं और उसके बचाव करने वाले कौन लोग? तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, सब जगह हो रही हैं। और आपने ये भी ठीक कहा और हम ये समझते हैं कि इसका सिर्फ पुलिस और प्रशासन पर भरोसा करके और उन पर छोड़ा नहीं जा सकता। ये बीमारी राजनीतिक है, इसका इलाज भी राजनीतिक है। जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, थियोक्रेटिक स्टेट के खिलाफ हैं, उनको हिंदू हो मुसलमान हो सबको, सब लोगों को मिल करके एक वैचारिक संघर्ष, आरएसएस बीजेपी की एक वैचारिकता जो इसके नस नस में सांप्रदायिकता, पूरी उसकी बुनियाद ही इसी पर टिकी हुई है, इसी पर सारा, उसको और दूसरा काम नहीं करने आता है, हर मोर्चे पर वो फेल हो जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम कराने में, दंगा कराने में, झगड़ा कराने में उनकी एक्सपर्टीज है, उस दुनिया में कोई सानी नहीं है इनका। तो ये नेपाल तक ये काम करा रहे हैं, देखिए बगल में नेपाल परेशान है, नेपाल में ये लेकर के ये करा रहे हैं। तो ये सब जगह करा रहे हैं, इसके बड़े पैमाने पर सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, ये सवाल है वैचारिक संघर्ष खड़ा करने का, शांतिपूर्ण संघर्ष खड़ा करने का और संविधान की मूल भावना को आहत करने का। संविधान की जो मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता, उसको भी आहत किया जा रहा है। अब तो ये दिक्कत ये है कि ये इतने डरे हुए लोग हैं सेकुलर कहने वाले कि सेकुलर शब्द का नाम नहीं लेते हैं डर के मारे। अब बताइए, संविधान से सेकुलर शब्द अगर निकाल दिया जाए, इन प्रैक्टिस तो निकल गया है, वो संविधान की किताब में है। और यही वजह है कि सेकुलर पार्टियां भी सेकुलर शब्द, वामपंथियों को अगर छोड़ दीजिए तो कोई सेकुलर शब्द भी डर के बारे नहीं बोलता। एक मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था अली अनवर साहब, तो मैं चाहती कि पूछ लो। कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आई थी रामनवमी के हिंसा के दौरान ही कि हिंदू राष्ट्र करके झंडे लगाए जा रहे हैं और ये उकसाने का ही एक तरीका कहा जा रहा है। तो क्या आपकी तरफ से ये संदेश जा रहा है अपने समाज में कि इस तरह के जो झंडे हैं उस पर भड़कने की जरूरत नहीं है, ये एक विचारधारा है और जिसे आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इसमें भड़कने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल हम लोग कहते हैं और हम लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी भी भारतीय मुस्लिम मोर्चा बना करके मुसलमानों के बीच भी जो लालची लोग हैं, जो गद्दार हैं, जो कम्युनल लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप के हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके बीजेपी भी इसको काम को मुसलमानों के बीच से भी करा सकती है और कई जगह इसके प्रमाण भी मिले। दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को हम लोग ये जरूर कहते हैं कि भाई भड़कावे में नहीं आ, लेकिन देखिए ह्यूमन नेचर है
आप किसी के यहाँ जाकर आग लगाइएगा, किसी मस्जिद में जा करके और पत्थरबाजी कीजिएगा, हमला कीजिएगा, दुकान जलाइएगा, लूटने लगिएगा, तो वो उकसावे और भड़कावे में आ सकता। बयान तो रोज 12 महीना 365 दिन इनका जहरीला बयान इनके मंत्रियों का जो केंद्र के कैबिनेट में है वो चलते रहता। एक स्टेटमेंट मुझे ममता बनर्जी की याद आ रही है जिसमें वो कहती हैं कि पहले ही मना किया था कि मुस्लिम मोहल्ले से जो होकर जुलूस जो है वो नहीं निकालना चाहिए, संवेदनशील होता है। ये मुस्लिम मोहल्ला ये नाम जब दिया जाता है तो अपने आप में ये बंटवारे जैसा प्रतीत होता है। क्या विपक्षी दलों का ही जो बीजेपी के आलोचक है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित है? देखिए, उनका आशय हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल उनके कहने का मतलब है कि जिधर मस्जिद है, जिस गली में आप निकल जाइए चुपचाप, वहां ठहर क्यों जाते हैं? डीजे क्यों बजाने लगते हैं? गालियां और प्रोवोकेटिव नारे क्यों लगाने लगते हैं मुसलमानों का नाम लेकर के? जी। तो मुसलमानों में भी कुछ बददिमाग, बदतमीज लोग और कम्युनल जहनियत के लोग हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके नाम पर बजाबते सियासत चल रही है। हमारी तो पूरी लड़ाई है मुसलमानों में जो फिरका परस्ती है, मुसलमानों में जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो वो उसके खिलाफ हमारी पूरी हमारी किताबें हैं उस पर। बिल्कुल, अभी एक किताब हमारी और आई है, आपको बता दें कि अंग्रेजी में भी आई है, मसावात की जंग, उसमें हमने सारी बात हिंदी में तो पहले से थी। एक दूसरी किताब हमारी आई है, संपूर्ण दलित आंदोलन। तो हम लोग हिंदुओं के मुसलमानों के बीच एकता बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कर्नाटक जा रहा हूँ, बंगलौर में जा रहा हूँ, इसी विषय पर बात करने के लिए जा रहा हूँ, अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो हम अभी पुणे से मैं होकर के आया हूँ। जब मैं पुणे में था, उस समय पुणे में था, इसी महीने के शुरू में मैं पुणे में था, तो उस समय वहां दंगा भड़काने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही। जी अली अनवर साहब, तो मैं यही बात कह रहा हूं। जी, तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनको जहां हुकूमत में है सिर्फ पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं करना, लोगों की गोलबंदी करनी चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आरजेडी की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी को किस तरह से देखते हैं अगर इस सवाल के दायरे में है, और जेडीयू की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आरजेडी में कुछ जो मुस्लिम प्रतिनिधि है वो शामिल हुए थे। नहीं, देखिए नेहा जी, हम ये कहेंगे कि देखिए किसी भी क्राइम का देखा जाता है कि उसका बेनिफिशियरी कौन। जांच में इस एंगल से तो दंगा जब भी होगा, दंगा कम्युनल राइट होगा, तो उसका बीजेपी फायदा के लिए कराती है। तो उसको हम नहीं मानते हैं कि जो आरजेडी है या जेडीयू है, नीतीश कुमार जी हैं या तेजस्वी यादव जी हैं, वो लोग दंगा कराना चाहें, बल्कि दंगा रोकना चाहेंगे, रोकने की कोशिश करते हैं। एक हद तक, बहुत हद तक सफल भी हुए। हमारा सिर्फ उनसे यही शिकायत है, हमारी शिकायत है कि सिर्फ इसको लॉ एंड ऑर्डर का सवाल मत सुनो। इस पॉलिटिकल बीमारी है, इसको पॉलिटिकल निपटिए। दूसरी बात मेरा प्रश्न ये था अली अनवर साहब की जदयू की पार्टी, आपको पता है कि किस जाति वर्ग विशेष को जो है प्रतिनिधित्व करती है, और जो आरजेडी है वो किस जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये मिलकर मुसलमानों अल्पसंख्यक जो है उनके साथ सौहार्द और शांति के लिए कोशिशें करें, तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा नतीजा, सकारात्मक नतीजा निकल कर आ सकता है। देखिए, करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा और जिगर के साथ इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। कुर्बानी, अब मैं मिसाल देता हूँ, सीतामढ़ी में उस समय हम भी पत्रकार थे, सीतामढ़ी में दंगा हुआ था, और लालू जी चले जाते हैं, माइक हाथ में उठा लेते हैं, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में कंधे में माइक लटका, उस समय कंधे में माइक लटका करके बोलने वाला होता था, पुलिस वाले से ले करके अब माइक से ऐलान करने लगते, मैं लालू यादव हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, तुम लोग सब लोग रहो, आप लोग रहिए मिलजुल करके, कोई दंगा या पकड़ेगा, ये करेगा, कोई उकसावे में नहीं आना, ये सब। तो अभी के है जो हमारे नेता हैं
उस तरह से जोखिम लेना होगा। गांधी जी को देखिए, नोआखाली चले गए, सब लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, नोआखाली में दंगा हो रहा था बंगाल में, वहां चले जाते हैं। फिर वहां से बिहार में जब दंगा हो रहा था, और खास करके पटना जिला में, ऐसे नेताओं की दरकार है। ये नालंदा भी है, तो आकर के कैंप करते हैं, गांव गांव घूमते हैं। तो इस तरह से दिल्ली का दंगा हो या बिहार में दंगा हो कोई, तो जो सेकुलर लोग हैं उनको जान पर जोखिम लोग लेकर के इसको मैदान में उतर करके रोकने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अली अनवर साहब। पर बयान से नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल वाजिब यहाँ पर फरमाया कि ट्विटर पर ज्ञान देने से नहीं चलेगा, जमीन पर आकर, धरातल पर आकर, जहां पर हिंसा हो रही है वहां पर जोखिम उठाकर जो है लोगों से शांति और सौहार्द की जो है अपील करनी होगी, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भावना को लगातार जो आहत करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, इन्हें रोकने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें जनता की जागरूकता का बहुत बड़ा जो है रोल निभा सकते हैं जनता। तो बहुत बहुत धन्यवाद अली अनवर अंसारी सर, आप चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। और दर्शकों से अब मेरा अनुरोध कि आप फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।